ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इट इज एक्चुअली द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब हमें पता है कि हर फोर्स एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि मैसेज के दरमियान होती है। बहरहाल इस लेक्चर में जो हमारा मेन कंसर्न होगा वो एक फॉलिंग बॉडी की एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। लेकिन उससे पहले कुछ हेल्पिंग कंसेप्ट्स को ब्रीफली ओवरव्यू करते हैं। Newton's gravitational law, it is also called Newton's universal law of gravitation, according to which every particle in the universe attracts every other particle with a force that is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center। इसको समझने के लिए कंसिडर करते हैं हमारे पास दो मैसेज हैं m1 और m2 और इनके दरमियान डिस्टेंस है d। अब इनके दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करेगी जो कि अट्रैक्टिव होगी, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है जिसमें जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू ये दैट इज फिक्स, और m1 और m2 दोनों के मैसेज हैं और डी के दरमियान डिस्टेंस है। एक केस कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मैस है, लेट से वो अर्थ से एक डिस्टेंस पर मौजूद है और उस डिस्टेंस को हम r से डिनोट कर देते हैं और अर्थ के मैस को me से, e फॉर अर्थ, और m जो है वो इस बॉडी का मैस है। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। m1 की जगह m रिप्लेस कर दिया और m2 की जगह me रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पर हमारा जो मेन कंसर्न है वो एक्चुअली मैसेज के साथ है, तो मैसेज को फर्दर डिटेल में देख लेते हैं। अगेन ये न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब तीन केसेस कंसिडर करते हैं। ये जो है दिस बॉल इज रिप्रेजेंटिंग द अर्थ, यानी ये अर्थ को शो कर रही है और ये 2 kg मैस है। इसी तरह से ये अर्थ केस 2 है हमारे पास जिसमें ये अर्थ है और यहाँ पर एक 4 kg मैस है। इसी तरह ये अर्थ है और यहाँ पर 6 kg मैस है। जो केस 1 में इन दोनों के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है दैट इज F1, और इन दोनों के दरमियान इसी तरह से F2 और इनमें F3 इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट कर रही है। ये तीन सेपरेट केसेस हैं। अब हमने यहाँ पर ये चीज देखनी है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के, क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दैट इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो वो तो चेंज नहीं हो रहा, ये भी कांस्टेंट, और जो मैस ऑफ अर्थ है वो भी कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू ये। इसी तरह से डिस्टेंस इनके दरमियान d ही है, यानी 2 kg और m के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो d है। इसी तरह से इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी d है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी d है। तो ये तीनों डिस्टेंस सेम है, यानी हमारे पास इस केस में डिस्टेंस भी सेम है। तो एक ओनली वेरिएबल जो यहाँ पर इस साइड पर मौजूद है राइट हैंड साइड पर इक्वेशन की वो मैस है और फोर्स डिपेंड करेगी इस मैस पर। अब हम देख सकते हैं कि ये न्यूमरेटर में मैस है, तो इसका मतलब है कि जितना मैस ज्यादा होगा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी। अभी हम ये पीछे भी पढ़ के आए हैं कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स ये डिपेंड करती है प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज पर। अब यहाँ पर इसको टेबुलर फॉर्म में इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि केस 1 2 3 इसी तरह से इनके रिस्पेक्टिवली जो मैसेज हैं केस 1 में 2 kg यूज किया गया और केस 2 में हमने 4 kg यूज किया, इस तरह केस 3 में 6 kg। अब इनका प्रोडक्ट इस कॉलम में है, तो अगर केस 1 कंसिडर करें तो यहाँ पर 2 kg है, तो अब इनका प्रोडक्ट जो है ऑब्वियसली m1 की जगह हम 2 लिख सकते हैं और me की जगह एज इट इज वो उतर आया। तो इसका मतलब है कि ये जो केस 1 में हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है ये 2 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ, इसी तरह केस 2 में 4 टाइम्स है और केस 3 में 6 टाइम्स हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं क्योंकि फोर्स जो है वो मैसेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना मैस ज्यादा उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा। तो हम ये बात कह सकते हैं कि केस 3 के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगी इन तीनों केसेस के मुकाबले में, यानी इन तीनों केसेस को अगर हम कंपेयर करें तो केस 3 में जो फोर्स है वो मैक्सिमम होगी, यानी F3 मैक्सिमम होगी बिकॉज 6 kg जो है वो यहाँ पर मैस जो है वो सबसे ज्यादा है। बाकी जो अर्थ का मैस है वो तो कांस्टेंट है, तो फिर m पर ही डिपेंड करेगी, तो m यहाँ पर सबसे ज्यादा है और F1 जो है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लीस्ट अट्रैक्टिव है क्योंकि यहाँ पर मैस जो है वो लीस्ट है, यानी मिनिमम मैस है। ड्रैग फोर्स भी यहाँ पर समझना जरूरी है। देखें फ्लूइड को पहले समझते हैं। फ्लूइड की दो टाइप्स हैं, एक लिक्विड है और एक गैस है। लिक्विड की एग्जांपल वाटर है, गैस की एग्जांपल एयर है। अब ड्रैग फोर्स इज द रेजिस्टिव फोर्स एंड रेजिस्टेंस फोर्स caused by the motion of a body through a fluid
सच एज वाटर एयर। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई बॉडी किसी भी फ्लूइड में ट्रैवल करेगी, किसी भी लिक्विड में ट्रैवल करेगी या किसी गैसियस मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगी। यानी और वो रेजिस्टिव फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होगी उसके मोशन के। इसको समझने के लिए कंसिडर करते हैं हमारे पास एक मैस है, उसको लेट से एक कंटेनर है जिसमें वाटर मौजूद है, मैं उसमें इसको ड्रॉप कर देता हूँ। तो जब ये मैस इस कंटेनर में जाएगा तो जो वाटर इस जगह पर मौजूद है, क्योंकि जाहिर बात है इस पर इस मैस का अपना एक वॉल्यूम है, तो इस वक्त ये एयर में मौजूद है, तो इसने एयर में कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। लेकिन जब ये इस फ्लूइड में एंटर होगा तो इस फ्लूइड में अपनी ये इसने जगह बनानी है, जिस वजह से यहाँ पर मौजूद जो वाटर होगा ऑब्वियसली ये उसको इस तरफ डिस्प्लेस कर देगा, इन डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। तो जब वो इन डायरेक्शन में को डिस्प्लेस करेगा तो उस पर यानी कि जो मैस है उस पर एक ऑपोजिट रिएक्टिव फोर्स लगेगी अपवर्ड, बिकॉज इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड है और ये डाउनवर्ड फोर्स इस पर लग रही है। तो जो अपवर्ड फोर्स इस पर जो लगेगी वो यहाँ पर ड्रैग फोर्स है, क्योंकि लिक्विड भी एक फ्लूइड है और फ्लूइड एक ऑपोजिट रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, क्योंकि ये जो मैस है ये इसके पार्टिकल्स को साइड वेज में डिस्प्लेस कर देगा, जिस वजह से इस पर एक ऑपोजिट फोर्स लगेगी। इसी तरह से जब ये मैस लेट से ये किसी एक हाइट से ये डिस्टेंस ये कुछ हाइट है इधर से फॉल करता है, तो जब ये इधर से फॉल करेगा ये एयर है तो एयर में भी पार्टिकल्स मौजूद हैं। जब ये यहाँ पर आएगा तो जाहिर बात है कि ये एयर पार्टिकल्स को अब डिस्प्लेस करेगा साइड वेज में, जिसकी वजह से इस पर एक ऑपोजिट फोर्स लगेगी, वो भी यहाँ पर ड्रैग फोर्स ही है, क्योंकि एयर भी एक मीडियम है और एयर पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, पार्टिकल्स की वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। तो जिस वजह से इस पर एक अपवर्ड ड्रैग फोर्स लगेगी और उसका जो मोशन है वो डिस्टर्ब होगा या उसका स्पीड हम कह सकते हैं स्लो हो जाएगी। नाउ फर्स्ट हमारे पास एक फॉलिंग बॉडी है जो कि हम वैक्यूम से उसको फॉल करता हुआ ऑब्जर्व करेंगे। लेट्स से हमारे पास ये दो मैसेज हैं, मैस ए एंड मैस बी। इनिशियली ये रेस्ट पे हैं तो उनकी इनिशियल वेलोसिटीज 0 है। अब इस केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है जिसमें वैक्यूम क्रिएट है, यानी यहाँ पर कोई एयर पार्टिकल नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, वैक्यूम है। तो जब मैं इन दोनों बॉडीज को सेम टाइम पर यानी सिमल्टेनियसली फॉल करवाता हूँ तो क्या दोनों बॉडीज सेम टाइम पर इस जगह को हिट करेंगी या मैस बी पहले हिट करेगा? तो एक्चुअली हमारे पास जो मैस बी दोनों मैसेज हैं वो एग्जैक्टली सेम टाइम पर इसको हिट करेंगे। उसकी वजह बड़ी सिंपल सी है और उसकी वजह एक है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि वैक्यूम है, इसका मतलब है कि कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर एक ही फोर्स है और वो फोर्स उसका वेट है जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है। और ये वेट कहाँ से आया? ये वेट एक्चुअली जमीन की अट्रैक्टिव फोर्स है जो इस पर इन दोनों पर अप्लाई हो रही है। इसका वेट W1 और इसका W2। अब जाहिर बात है कि जो वेट होता है वो मैस पर डिपेंड करता है, पहले भी हम पढ़ के W इज इक्वल टू mg। तो जिसका मैस ज्यादा है उस पर लगने वाले उसका एक्चुअली वेट भी ज्यादा है, क्योंकि उसकी ग्रेविटेशन उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। बारह यहाँ पर जो नेट फोर्स होगी वो वेट के बराबर होगी, क्योंकि कोई अपवर्ड एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, बिकॉज इट इज वैक्यूम। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से अगर जी को आइसोलेट कर लिया जाए तो F डिवाइडेड बाई एम। अब जी की वैल्यू कांस्टेंट है, इसको भी समझने के लिए एक सिंपल मैथ का रूल है। देखें हमारे पास एक क्वांटिटी है, ऊपर न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 1 है, इसको डिवाइड करेंगे आंसर 2 आएगा। अब लेट से मैं न्यूमरेटर में यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 इंटू 2 4, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 1 2, 4 डिवाइड बाई 2, अगेन आंसर 2 आएगा। इसी तरह से लेट से मैं 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 3 6, और 1 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3, अगेन आंसर 2 आया। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व ये किया कि अगर हम ऊपर और नीचे सेम इंक्रीज करें यानी जितना हम इंक्रीज ऊपर कर रहे हैं उतना ही इंक्रीज ये जितना इंक्रीज हम न्यूमरेटर में कर रहे हैं, ऊपर से मुराद न्यूमरेटर है, और उतना ही इंक्रीज हम डिनोमिनेटर में करें तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। अब हम पीछे ये पढ़ गए कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उस बॉडी पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होती है, और इस तरह जिस बॉडी का मास कम होगा उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम होगी। अगेन न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, ये मैंने यहाँ पर अगेन लिखा है कि मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है, तो जितना मास ज्यादा होगा उतनी उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी। तो दोनों चीजें जो है वो इंक्रीज हो रही हैं, या तो दोनों ही इंक्रीज हो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, या दोनों ही डिक्रीज हो, तो क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी इज अगेन कांस्टेंट।
तो इस वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। अब अगेन इस साइड पे आते हैं कि देखें अब इसको समझने के लिए कि ये दोनों सेम टाइम पर क्यों ग्राउंड को हिट करी, एक्सेलरेशन का भी हमें आइडिया होना चाहिए कि एक्सेलरेशन एक्चुअली चीज क्या है। दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब वो जो यूनिट टाइम है वो हमारे पास सेकंड भी हो सकता है, वो हमारे पास मिनट्स भी हो सकते हैं, और वो हमारे पास आवर्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सेकंड्स में कंसिडर करेंगे क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है वो दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है, इस वैल्यू का मतलब ये है कि जो चेंज इन वेलोसिटी है, देखें चेंज इन वेलोसिटी एग्जैक्टली उसके नीचे लिखा हुआ 9.8 मीटर्स पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, वी नो दैट। तो 9.8 मीटर्स पर सेकंड, इसका मतलब ये है कि हर एक सेकंड के बाद जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है दैट इज 9.8 मीटर्स पर सेकंड। यानी इनिशियली अगर वेलोसिटी जीरो थी तो एक सेकंड गुजरने के बाद जो मास ए की वेलोसिटी में चेंज आएगा वो 9.8 होगा। और ये इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो थी तो अब उसके एक सेकंड के बाद जो फाइनल वेलोसिटी आएगी एक सेकंड गुजर जाने के बाद, क्योंकि एक्सेलरेशन 9.8 की है, तो एक सेकंड के बाद जो चेंज आएगी वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। इसी तरह से इसमें भी जो एक्सेलरेशन में जो चेंज आएगी वो 9.8 मीटर्स पर सेकंड है, पर सेकंड आएगी। तो इसका मतलब है कि दोनों की जो वेलोसिटीज हैं उसमें हर एक सेकंड के बाद चेंज सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दोनों की फाइनल वेलोसिटीज सेम है। तो जब दोनों की वेलोसिटीज या फाइनल वेलोसिटीज सेम है तो जाहिर बात है कि दोनों सेम टाइम पर ही ग्राउंड को हिट करेंगी, और दोनों की हाइट भी सेम है, और दोनों सिमल्टेनियसली जो है यहाँ से ड्रॉप की गई हैं। अब यहाँ पर हम इस ग्राफ को देख लेते हैं। ये एक्चुअली आइडियल केस है, और आइडियल केस में हमारे पास फ्रिक्शन जीरो होती है। अब हम इसमें ये कह सकते हैं कि देखें पहले तो हमने ये पढ़ा था कि नेट फोर्स जो है वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, या नेट फोर्स हमारे पास सिर्फ वेट ही है। तो हम कह सकते हैं जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही होगी, और उसकी वैल्यू अगेन 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है। ग्राफ में अगर इस वैल्यू को देखें तो वाई एक्सिस पर नेट एक्सेलरेशन है और एक्स एक्सिस पर टाइम है सेकंड्स के अंदर। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो 9.8 है। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है। यानी कि अगर एक बॉडी लेट से वो फॉल कर रही है इस तरह से वैक्यूम के अंदर, स्पेशली वैक्यूम के अंदर, तो उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगी, और दैट इज 9.8। यानी कि अगर वो लेट से एक सेकंड के बाद यहाँ पर है, दूसरे सेकंड पर वो यहाँ पर पहुंची, और तीसरे सेकंड पर वो इस पोजीशन पर पहुंची, तो थ्रू आउट द मोशन उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू को 9.8 ही रहेगी। अब यहाँ पर मैंने नेट एक्सेलरेशन लिखा हुआ, तो जाहिर बात है कि फोर्स ही एक है, और वो फोर्स कौन से, वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और तो कोई इसमें फोर्स नहीं है जो कि कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, तो फिर नेट एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही है, जो कि कोई इतनी कम्प्लेक्स बात नहीं है यहाँ पर। और इस ग्राफ को अगर फर्दर हम एनालाइज करें तो इस ग्राफ के लिए जो हमारे पास स्लोप होती है, स्लोप स्लोप मींस डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, वो जीरो होगी, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप हमेशा जीरो होती है, और वर्टिकल लाइन के लिए स्लोप हमेशा इनफाइनाइट होती है। बहरहाल यहाँ पर जो स्लोप है वो जीरो है। और अगर हम इसका एरिया चेक करें तो हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, और एरिया इसके दरमियान ये शेडेड रीजन जो होगा ये सारा इसका एरिया होगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर जो क्वांटिटी है उनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो एरिया यहाँ पर इस तरह आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू डेल्टा ए इक्वल डेल्टा टी। ए यहाँ पर एक्सेलरेशन है। अब ये हमें चेंज इन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी नहीं देगा, बिकॉज रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पर भी हमारे पास इस तरह की सूरत है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है और यहाँ पर टाइम है, तो वो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। यानी इसका एरिया जो है हमें वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। और याद रखें कि ऐसे मोशन को फ्री फॉल कहते हैं, यानी ऐसा मोशन जहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स ही एक्ट करे। क्योंकि यहाँ पर जो पीछे हमने केस स्टडी किया था वैक्यूम के अंदर, वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स लग रही थी वो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, या हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसे मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कहते हैं जहां पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट करे। अब जो नेक्स्ट केस हमने ऑब्जर्व करना है वो एक फॉलिंग बॉडी है थ्रू एयर। लेट से अब यहाँ पर कोई इवैक्यूएटेड ट्यूब नहीं है, ये सिंपल मैसेज हैं जो कि शो किए गए हैं, और यहाँ पर अब इनके दरमियान ये सारी जो जगह है वहां पर एयर है। एयर का मतलब है कि एयर पार्टिकल्स हैं। अब जब ये मैसेज सिमल्टेनियसली यानी एक साथ ही इकट्ठे
जब ये फॉल करते हैं सेम हाइट से, ये दोनों हाइट्स सेम है, इसका वेट लेकिन ज्यादा और इसका वेट सॉरी कम है और इसका वेट ज्यादा है। अब जब ये दोनों मैसेज सेम हाइट से फॉल करते हैं तो ज़ाहिर है कि नीचे एयर मौजूद है, तो एयर एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड हमेशा एक ड्रैग फोर्स एक्सर्ट करता है ऑपोजिट टू द फ्लो, यानी जिस डायरेक्शन में मास फॉल कर रहा होगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग फोर्स लगेगी। इस तरह इस पर भी ड्रैग फोर्स लगेगी। अब देखें ये जो ड्रैग फोर्स है, लेट्स से ये F1 है और ये F2 है। अब जो अगर जो मैस है जब वो फॉल करेगा तो उसका उसकी डायरेक्शन ये है, और इसी तरह से ये जब फॉल करता है तो उसकी डायरेक्शन ये, दोनों इनकी डायरेक्शंस ऑपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे या रिड्यूस करेंगे, हम ये कह सकते हैं। अब ऐसा होता है कि जब बॉडी फॉल करने लगती है, लेट्स से ये दोनों इस पोजीशंस पर पहुंचेंगे, फिर ये दोनों इस पोजीशन पर पहुंचेंगे, फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद ये यहाँ पर पहुंचेंगे और इस तरह ये ग्राउंड को हिट करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये इन पोजीशन से गुजरती जाएंगी ये बॉडीज, ये बात समझने की है कि जैसे जैसे ये इन पोजीशन से गुजरेंगी तो इन पर जो लगने वाली ड्रैग फोर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी। यानी जब बॉडी यहाँ पर है तो उसकी अपनी जो गेन उसने वेलोसिटी की है अभी वो थोड़ी है, लेकिन जब वो यहाँ पर मजीद उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया तो पहले तो उसने वेलोसिटी कुछ गेन की हुई थी, तो इधर से इस पोजीशन तक आने में उसने मजीद कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, यानी यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो मजीद हाई होती चली गई। तो इसी तरह से जो ड्रैग फोर्स है, शुरू में तो वो ड्रैग फोर्स यहाँ पर मिनिमम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ड्रैग फोर्स होगी वो भी इंक्रीज होगी, और एक ऐसा वक्त आता है जब ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाती है। तो जब ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाती है तो फिर दोनों फोर्सेस जो है एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, और रिजल्ट ये होता है कि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे मूव करती है। उसकी वजह ये है क्योंकि देखें दोनों फोर्सेस तो कैंसिल हो गई हैं, इसका मतलब है कि जो नेट फोर्स हमारे पास वो जीरो आ गई। तो जब नेट फोर्स जीरो आ गई है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। अब नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब ये है कि नेट एक्सेलरेशन भी जीरो है बॉडी की। यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो m जीरो डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू a। तो जीरो न्यूमरेटर में है तो कोई भी क्वांटिटी नीचे वो हमेशा वैल्यू जीरो ही आती है। इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो हो गई है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करेगी। लेकिन ये कंडीशन थ्रू आउट मोशन नहीं है, ये तब स्टार्ट होगी जब फोर्स और जब वेट और ड्रैग फोर्स दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल हो जाती हैं। अब हमने जो चीज़ यहाँ पर समझनी है वो ये कि देखें जब एक छोटा मैस है उसका वेट भी तो थोड़ा ही है, तो उसके लिए जो ड्रैग फोर्स होगी वो जल्द ही वेट के इक्वल हो जाएगी। यानी कि बॉडी अगेन मैं पोजीशन यहाँ पर शो करता हूँ, इसी तरह इसके लिए भी पोजीशन शो करता हूँ। तो लेट्स से ये बॉडी जब यहाँ पर पहुंची थी तो यहाँ पर वेट तो कांस्टेंट रह रहा है क्योंकि वो तो डिपेंड करता है उसके मास पर, और मास यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जब बॉडी यहाँ पर पहुंची लेट्स से, तो उसका जो वेट था और जो ड्रैग फोर्स थी वो दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल है, और दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो यहाँ से उसकी जो वेलोसिटी थी वो कांस्टेंट हो गई। उसके बाद जब तक वो ग्राउंड को हिट नहीं करता एंड तक उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी। लेट्स से उसकी वेलोसिटी जो कांस्टेंट हुई वो थी 5 मीटर्स पर सेकंड, इसके बाद वो 5 की स्पीड से ही एंड तक फॉल करता रहेगा। इसी तरह लेट्स से ये मैस भी है, यहाँ पर वेट इसका हैवी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तो उसकी ड्रैग फोर्स वेट के बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर तो ड्रैग फोर्स इसके इक्वल हुई थी और इसका तो वेट थोड़ा था। इसका मतलब है कि अगर इसका वेट लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसका वेट था तकरीबन 16 न्यूटन, तो जो ड्रैग फोर्स इसकी इक्वल हुई है या इस पोजीशन पर वो भी तो 16 न्यूटन ही होगी। लेकिन हमें पता है कि इसका जो वेट है वो तो इससे हर सूरत ज्यादा है, तो लेट्स से मैं कहता हूँ इसका वेट जो है वो 20 न्यूटन है। तो यहाँ इस पोजीशन तक तो 16 न्यूटन की ड्रैग फोर्स लगी थी ना, इस पोजीशन तक यहाँ पर, तो इसका तो वेट 20 न्यूटन है जो ये फॉल कर रहा है। इसका मतलब है कि अभी भी 4 न्यूटन का फर्क बाकी है। तो लेट्स से इस पोजीशन पर पहुंचकर उसका जो ड्रैग फोर्स और वेट है वो इक्वल है, यानी कि वेट 20 न्यूटन नीचे को लग रहा है और ड्रैग फोर्स 20 न्यूटन की ऊपर को लग रही है बॉडी पर। इधर शो करता हूँ, तो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट फर्क आया है वो ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी इसी पोजीशन पर कांस्टेंट हो गई थी और उसकी स्पीड 5 थी, लेकिन यहाँ पर इस पोजीशन पर कांस्टेंट नहीं हुई। यहाँ पर तो अभी 4 का फर्क था, क्योंकि जो हमारे पास ड्रैग फोर्स थी वो यहाँ पर 16 न्यूटन थी और यहाँ पर वेट 20 न्यूटन था। तो इसका मतलब है कि कुछ नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी, क्योंकि ज्यादा वाली फोर्स तो नीचे की तरफ है ना, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ ज्यादा लगेगी। तो इसका मतलब ये है कि अब जब बॉडी इस पोजीशन पर पहुंची है तो उसका
जो वेट है वो तो 20 न्यूटन ही था, तो ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज हुई तो ये भी 20 न्यूटन हो गई। लेकिन यहाँ से यहाँ अब जब वो आई है तो उसकी वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज होती रहेगी, बिकॉज अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन मौजूद है। तो अब उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 पर तो नहीं स्टॉप होगी, जैसे कि इसके लिए 5 से मजीद नहीं बढ़ी और वो 5 से हिट किया, लेकिन इसके लिए जाहिर है कि वो 5 से ज़्यादा ही हो गई होगी। लेट से वो 7 हो गई है। अगेन मैं इसको ड्रॉ करता हूँ इस पोजीशन पर और ये इस पोजीशन पर, यानी इसकी इस पोजीशन पर 5 मीटर पर सेकंड हो गई थी और वो कांस्टेंट थी, कांस्टेंट रही आगे एंड तक। और यहाँ पर जो जब वो कांस्टेंट हुई तो उसकी वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड थी। अब हमें नजर आ रहा है कि एक बॉडी 5 की स्पीड से ट्रेवल करे, जब ये इस पोजीशन पर पहुंचेगी इसके साथ तब भी इसकी 5 ही है। तो अब हमें नजर आ रहा है कि इसकी स्पीड 5 है और इस मीटर्स पर सेकंड है और इसकी स्पीड 7 मीटर्स पर सेकंड है। तो ये ज्यादा स्पीड में अपना जो डिस्टेंस है वो कवर कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये ग्राउंड को पहले हिट करेगी। और ये रियलिटी बेस्ड केस है, यानी ये असल में होता है जब हम एक हैवी ऑब्जेक्ट को एक और एक लाइट वेट ऑब्जेक्ट को फॉल कराते हैं सेम हाइट से सिमल्टेनियसली, तो जो हैवी वन है वो पहले ग्राउंड को हिट कर जाता है। लेकिन अगर हम वैक्यूम में करवाएं तो दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पे पहुंचेंगे। मतलब एक इवैक्यूएटेड ट्यूब में करवाएं, जैसा कि मैंने पहले केस शो किया था, एक फेदर है, एक लीफ है, या कोई भी इस तरह की लाइट वेट एक शीट ऑफ पेपर है, उसको किसी स्टील बॉल के साथ हम दोनों चीजों को इकट्ठे अगर ड्रॉप करवाएं तो दोनों एग्जैक्टली सेम टाइम पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि एयर मौजूद है जिस वजह से एक ड्रैग फोर्स लगती है, जिस वजह से इनकी मोशंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ पर इस तरह आसानी से समझा जा सकता है कि हाइट पर इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी, तो जैसे जैसे वो फॉल करती है उनकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाती है। और इसी तरह से जब वो फॉल करती हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। अब देखें काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी अगेन डायरेक्टली रिलेटेड है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती जाएगी। इसको भी ग्राफिकली अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये यहाँ पर अब नेट एक्सेलरेशन जो है वो सिंपली ग्रेविटेशनल नहीं है, क्योंकि दो किस्म की फोर्सेस अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन इंड्यूस हो रही है दैट इज अपवर्ड एक्सेलरेशन। तो एक वक्त ऐसा आया था जब दोनों की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल हो गई थी, दोनों फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स और जो ड्रैग फोर्स थी, तो उस वक्त तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जीरो ही हो गई होगी। इसको ग्राफिकली यहाँ से इस तरह अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि जब वो इनिशियली फॉल करना स्टार्ट हुई थी बॉडीज, दोनों बॉडीज, लेट से मैं अगेन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो इनिशियली जब वो दोनों स्टार्ट हुई थी तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, और जैसे ही वो ग्रेविटेशनल फील्ड में ड्रॉप हुई तो उनकी जो एक्सेलरेशन थी उस वक्त वो मैक्सिमम थी, क्योंकि उस वक्त ड्रैग फोर्स तो जीरो थी स्टार्ट में, तो जो एक्सेलरेशन थी वो 9.8 थी, यानी यहाँ से स्टार्ट हुई होगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लगने लगी, अब ये जो ड्रैग फोर्स है इसकी वजह से भी तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है, और नीचे ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस वजह से भी एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो नतीजा ये होगा कि दोनों एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे को डिक्रीज करेंगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो फिर जो नेट एक्सेलरेशन होगी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, और डिक्रीज होते होते वक्त गुजरने के साथ साथ एक ऐसा वक्त आएगा जब वो टाइम एक्सिस को टच कर जाएगा ग्राफ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखें अगेन यहाँ पर जीरो है, तो इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो गई है, एक्सेलरेशन जीरो हो गई, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करता है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी भी कहा जाता है। अब इस ग्राफ की अगर हम स्लोप निकालें तो वो डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल की तरफ इंक्लाइन होती जा रही है, और वो नेगेटिव भी होगी, वो तो ऑब्वियस है ना इस ग्राफ से। इस तरह से इस ग्राफ का अगर हम एरिया फाइंड करना चाहें तो वो अगेन हमारे पास वही क्वांटिटी देता है जो कि हमने हमने पहले देखी थी। अब ये जो केस है ये फ्री फॉल नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटी की फोर्स नहीं है, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स नहीं है बल्कि ड्रैग फोर्स भी मौजूद है, यानी फ्रिक्शनल फोर्सेस हम कह सकते हैं। तो ये रियलिटी बेस्ड केस है एक्चुअली, और इसका ग्राफ हमें इस तरह से नजर आता है।